नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से जो मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूं, वो अपना इंडिया जीके से संबंधित जो टॉपिक आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और उसकी स्थापना। इसी टॉपिक को अपन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ये छोटा सा एक टॉपिक है दोस्तों, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जनरली जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है वो इसकी स्थापना को लेकर पूछा जाता है, और इसके जो अधिवेशन हुए थे उनकी विशेषताओं के संबंध में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे अपने एग्जाम की दृष्टि से, उन्हें अपन इस लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। तो एक बार सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख लीजिए ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार से हुई और किसने की और कहाँ हुई। तो इसकी स्थापना को लेकर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो स्थापना का आपको बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है कि जो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसका गठन हुआ था, ये आप कह सकते हो स्थापना हुई थी, ये 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि जो अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। तो यहाँ पर भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है वो दिसंबर मंथ में ही हुई है। तो इसके 2 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर को, और सन हो जाएगा 1906 ईस्वी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। इसकी जो स्थापना की थी वो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खां, नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के द्वारा की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। इसी के उद्देश्य से ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु है, ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए, ये जो महत्वपूर्ण नोट है इसे भी आपको ध्यान में रखना है। 1947 ईस्वी के बाद जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया था दोस्तों, तो पाकिस्तान का गठन हुआ था। उसके बाद ये जो संस्था थी दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये ओनली मुस्लिम लीग के नाम से जाने लगी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो इसका नाम पड़ा वो 1947 ईस्वी के बाद जब पाकिस्तान का गठन हो चुका था उसके बाद पड़ा। उससे पहले इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता था। अगला जो नोट है इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन का जो प्रमुख कारण था वो ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीतियाँ थी। जो ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीतियाँ थी उसी का परिणाम था दोस्तों कि यहाँ पर अपने भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। ठीक है, अब अपन बात करेंगे स्थापना के कारण के बारे में कि स्थापना के क्या कारण रहे हैं। सबसे पहला अपन कारण दे सकते हैं ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीतियाँ। दूसरा कारण अपन दे सकते हैं मुस्लिमों का शिक्षा में अपेक्षाकृत पिछड़ा होना। तीसरा कारण अपन दे सकते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य के साथ ही मुस्लिमों की संप्रभुता का पतन होना, क्योंकि अपने पास 1857 के बाद जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन हो चुका था, और उसी के साथ जो मुस्लिमों की संप्रभुता जुड़ी हुई थी उसका भी पतन हो गया था। भारत का आर्थिक पिछड़ापन, ये सभी यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण बने हैं। लीग की जो स्थापना हुई थी उस समय दोस्तों जो वायसराय था अपने भारत का वो कौन था, तो आपको याद में रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है बार बार। लॉर्ड मिंटो के समय ही अपने पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो वहाँ पर भी अपन ने ऐसा प्रश्न किया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था, तो वो कौन था दोस्तों, लॉर्ड डफरिन था। डफरिन के काल में ही अपने पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, एहो ह्यूम के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसके समय जो भारत का वायसराय था दोस्तों वो लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपन जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ है या स्थापना हुई है इसके क्या उद्देश्य थे।
तो पहला उद्देश्य था दोस्तों भारतीय मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को प्रोत्साहित करना ताकि वे अंग्रेजी दयाशीलता के अधिकतम भोगी हो सके। दूसरा यहाँ पर उद्देश्य था भारतीय मुस्लिमों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी ज़रूरतों व उम्मीदों को अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। यानी कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ये क्या करती थी दोस्तों, जो भी भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और जो अन्य अधिकार थे उनकी रक्षा करती थी तथा उनकी ज़रूरतों को अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखती थी ताकि अंग्रेजी सरकार उन्हें पूरा कर सके। अगला जो उद्देश्य था वो था दोस्तों मुस्लिमों का अन्य समुदायों के प्रति विरोध की भावना को क्षीण करना या कम करना। इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग थी इसकी महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताओं से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो अपने पास पहला महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है वो आता है दोस्तों 1908 ईस्वी का अमृतसर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जो की थी दोस्तों वो सर सैयद अली इमाम ने की थी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सर सैयद अली इमाम ने की थी। इस अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए, यानी कि जो मुसलमानों की राजनीतिक अधिकार थे उनकी प्राप्ति के लिए यहाँ पर यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि जो मुसलमान थे उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, यानी कि अलग से यहाँ पर मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल की यहाँ पर मांग की गई थी अमृतसर अधिवेशन में, जिसे दोस्तों अंग्रेजी सरकार द्वारा जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 ईस्वी में उसके द्वारा अपना लिया गया था। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो 1908 ईस्वी का अमृतसर अधिवेशन था इसमें प्रथम बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी और इसे जिस अधिनियम के द्वारा अपना लिया गया वो 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, जिसके बारे में आगे मैंने जानकारी दे रखी है, इसे आप प्राप्त कीजिए। यहाँ पर दे रखा है मैंने, जिसे अंग्रेजों ने 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा पूरा किया गया। तो ऐसा ये पहला अधिनियम था जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल की यहाँ पर बात की गई कि भैया जो मुस्लिम हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दी जाए। अगला जो अधिवेशन है दोस्तों वह है 1940 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। यह अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। इसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में द्वि राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ था। कैसे हुआ था वो देखिए। प्रस्ताव पारित हुआ जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो मांग हुई थी वो इसमें हुई थी और एक प्रस्ताव पारित किया गया था पाकिस्तान को लेकर, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में अलग राष्ट्र की यहाँ पर मांग की थी, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो 1940 ईस्वी का मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, इसमें दोस्तों द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था और जो प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था उसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पारित हुआ था। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संबंध में याद रखनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में की गई थी, अतः इन्हें ही इसका संस्थापक माना जाता है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है वो नवाब सलीमुल्लाह खां को ही माना जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो जो संस्थापक माने जाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो नवाब सलीमुल्लाह खां माने जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मुस्लिम लीग का जो स्थायी वो प्रथम अध्यक्ष बना था वो आगा खां बना था। तो ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि मुस्लिम लीग का स्थायी वो प्रथम अध्यक्ष कौन बना था, तो आप बताओगे दोस्तों आगा खां।
अगला जो बिंदु है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से लखनऊ में उदारवादी और उग्रवादी, ये जो दल थे अपने पास कांग्रेस के, उदारवादी उग्रवादी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक या अधिवेशन हुआ। तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान में रखिएगा कि जो अपने पास 1916 ईस्वी में लखनऊ का अधिवेशन हुआ था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ जिसे दोस्तों लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कांग्रेस की एक भूल सिद्ध हुई। तो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग हुई थी उसे स्वीकार कर लिया गया, जो कि कांग्रेस की एक बहुत ही बड़ी भूल थी। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो मुस्लिम लीग है दोस्तों, इससे संबंधित जो नेता हैं मोहम्मद अली जौहर, इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी फेमस यहाँ पर मुस्लिम लीग में रहे थे। क्यों रहे थे वो देखिए आप। 1918 में लीग के ये अध्यक्ष तथा कांग्रेस के 1923 के काकीनाडा अधिवेशन के अध्यक्ष ये रहे थे। जो मोहम्मद अली जौहर हैं दोस्तों, ये कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे और मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे थे। 1918 ईस्वी में तो ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, जबकि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था काकीनाडा 1923 ईस्वी में, इसके ये अध्यक्ष रहे थे। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए अंग्रेजी जर्नल द कामरेड, ये जो द कामरेड हैं ये एक अंग्रेजी जर्नल था जिसका प्रकाशन इन्होंने किया था दोस्तों कलकत्ता से 1911 ईस्वी में, ठीक है। और उर्दू पत्र हमदर्द, इसका जो प्रकाशन था वो दिल्ली में 1913 से किया जा रहा था। तो द कामरेड और हमदर्द को प्रारंभ किया था वो मोहम्मद अली जौहर ने किया था। तो यहाँ से ही प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। द कामरेड जो कि कलकत्ता में 1911 ईस्वी से प्रकाशित था और एक ये साप्ताहिक पत्र था। इसके अलावा दोस्तों उर्दू पत्र था इनका हमदर्द, ये दोनों इन्होंने ही प्रारंभ किए थे मोहम्मद अली जौहर ने, जो कि 1918 ईस्वी में तो लीग के अध्यक्ष थे तथा 1923 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिया था, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था जिसके संबंध में अपन आगे अध्ययन करने वाले हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो जो 1919 ईस्वी में जो खिलाफत आंदोलन था इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है, मोहम्मद अली जौहर के बारे में। तो इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है। इन सभी बातों को आप अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना, वो होम रूल आंदोलन से संबंधित रहेगा। जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था उसी के संबंध में अपन आगे के लेक्चर में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन सभी बातों को आप अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।